तो आज हमारे साथ मुकाबला में जो मेहमान जुड़े हैं आपको मिलवा दें उनसे। विजय त्रिवेदी यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह मौजूद हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा है नेता जेडीयू, शादाब चौहान नेता AIMIM, डॉक्टर धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी और प्रोफेसर रतन लाल प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद अली फातमी वरिष्ठ नेता RJD, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही वो बताते हैं। बिहार चुनाव में दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी बैठक हो रही है और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, और ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो इस बैठक में गृह मंत्री भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं, बिहार बीजेपी के नेता भी बैठक में शामिल हैं। और ये जो बड़ी खबर है आपको बता दें इसके अलावा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। लेटेस्ट खबरों के साथ मनोरंजन भारती हमारे साथ होंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पहले जो ये बीजेपी की बैठक यहाँ पर हो रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच गए हैं। खबर ये भी है अंजीत की प्रधानमंत्री आने वाले हैं, JP नड्डा मौजूद रहेंगे, बिहार बीजेपी से भी लोग इसमें नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। मनोरंजन भारती मौजूद हैं हमारे साथ, प्रभाकर कुमार है पटना से, रवीश रंजन दिल्ली से हैं और प्रशांत दिल्ली से हैं। सबसे पहले रवीश रंजन के पास चलते हैं। रवीश, हलचल है यहाँ पर, बीजेपी की CEC की बैठक इस वक्त हो रही है, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी? जी देखिए नगमा, CEC की बैठक कुछ देर के बाद में शुरू होगी। प्रधानमंत्री आने वाले हैं बीजेपी के मुख्यालय में, लेकिन 3-4 बातें सूत्रों के हवाले से पता चली हैं, वो अपने दर्शकों को हम लोग बताना चाहेंगे। पहली बात यह है कि जो सिटिंग विधायक हैं, 90% सिटिंग विधायकों के जो टिकट हैं वो कटेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि सीट स्वीपिंग हो सकती है गठबंधन के दलों के साथ में, यानी जो विधायक हैं उनकी जो सीट है वो दूसरी जगह से उनको लड़वाया जा सकता है। ये एक फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति चुनावी बनाई है ताकि सीट स्वीपिंग के तहत इसको जो है वो ज़्यादा सफल बनाया जाए उम्मीदवारों के जीत को। तीसरी बात यह है कि जो गठबंधन है उनके साथ में फार्मूला लगभग बन चुका है, सबको बता दिया गया है कितनी सीटें किसको देंगे, लेकिन सीट स्वीपिंग के तहत कुछ 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच अभी फंसा हुआ है। लगातार बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसका जो हल है वो निकाल लिया जाएगा। आज ये CEC की बैठक होगी तो कल या फिर परसों जो बीजेपी की पहली लिस्ट है वो आ सकती है और कहा यह जा रहा है कि सीट स्वीपिंग के तहत तकरीबन 30 इससे ज्यादा या उससे थोड़ा सा कम वो सीटें जो है वो बदली जा सकती हैं 30 के करीब में। बाबा ये बताइए कि क्या वैसी उम्मीदवार उतारने शुरू कर चुके हैं, क्या कुछ खेल बिगाड़ेंगे? माफ कीजिएगा, क्या ओवैसी इस चुनाव में कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं? फिर से सवाल दोहरा दे। जी हाँ, ओवैसी ने देखिए 13 जिलों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट जो आप देखेंगे तो केवल आपको लगता होगा कि सीमांतक चली वो सीमित है, लेकिन वो सीमांचल तक सीमित नहीं है। उन्होंने हर जगह उम्मीदवार उतारे हैं और बड़ी संख्या में उतारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जगह तो डेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीमांचल में जरूर थोड़ा बहुत जोर तो उनका है और सीमांचल में हो सकता है कि वो RJD को डेंट करे। लेकिन RJD के सूत्रों का कहना है, उनके नेताओं का कहना है कि वक्फ के कानून के बाद जो है उसके बाद शायद मुस्लिम वोट एकजुट रहेगा महागठबंधन के पीछे, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सीमांचल जो है वो एक वरिंग फैक्टर हो सकता है RJD के लिए। अच्छा, तो सीमांचल एक बड़ा फैक्टर हो सकता है RJD के लिए भी आप बता रहे हैं। प्रभाकर, आपको ये तमाम हलचल, अभी तो सीट बंटवारे की ही कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ नाराज हो रहे हैं नेता, कुछ वापस चले जा रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी ने बड़ा पॉजिटिव ट्वीट किया लेकिन वापस भी चले गए हैं, वो दिखाता है कि थोड़े नाराज भी हैं। तो क्या असर इन चीजों का पड़ेगा? देखिए, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये दोनों जो हैं अभी नाराज चल रहे हैं। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से इनका जो आंकड़ा है वो फ्रीज कर लिया गया है। जो अंतिम समय में मामला फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है
उनके चॉइस की सीटों का मामला, और उस पर जो है मंथन चल रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी की मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग है, और उसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और उसमें इसे फाइनल रूप दे दिया जाएगा। तो कल आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी समय औपचारिक घोषणा हो जाएगी एनडीए के सीट शेयरिंग की और किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता दूं, वो है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में पशुपति पारस यानी कि रामविलास पासवान के छोटे भाई जो उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो नाराज हैं और वो हो सकता है कि इंडिया अलायंस के पार्ट ना बने, वो ओवैसी के साथ एक अलग गठबंधन में जा सकते हैं। अभी उनकी मीटिंग खत्म हुई है अभी से कुछ देर पहले, और उसमें उन्होंने नाराजगी जताई इस बात पे कि उन्हें केवल 3 से 4 सीटें दी जा रही है। तो एक तरह से उन्हें सम्मानजनक ये नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये खबर हमने दिखाई भी थी कि वो ओवैसी के साथ जा सकते हैं, बीएसपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन प्रशांत, क्या अपडेट है? लिस्ट कब तक आएगी? समय बहुत कम बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजीत, मैं इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के घर पर मौजूद हूं और यहाँ इसलिए मौजूद हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के घर पर विनोद तावड़े और बीजेपी के जो बाकी नेता है वो पहुंचे थे। 2 लोग नाराज बताए जा रहे थे कल से, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, और दोनों की नाराजगी सीटों की संख्या को लेकर तो है ही, कुछ चॉइस ऑफ सीट्स को भी लेकर है, जो अभी कुछ देर पहले प्रभाकर बता रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी से जहाँ तक मेरी जानकारी है वो अब डील पूरा हो चुका है, अब वहाँ पर बातचीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो सीटें ऑफर की गई हैं वो जीतन राम मांझी मान चुके हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, उपेंद्र कुशवाहा से भी कई दौर की बातचीत हुई है बीजेपी नेताओं की, वो आखिरी दौर में है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा से जो करीबी सूत्र हैं उनका कहना है कि अभी भी 1-2 राउंड की बातचीत हो सकती है। हालांकि बातचीत पॉजिटिव है, वो ट्रैक पर है। तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी सीईसी की बैठक चल रही है, देर रात या कल। प्रशांत, आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी जी, क्या देरी है, क्या अड़चन आ रही है लिस्ट में? नहीं, हमारे यहाँ कोई अड़चन ही नहीं है, सब कुछ बातें हो गई। तो फिर देर इतनी क्यों हो रही है? कहाँ देर हो रही है? अभी दूसरे पक्ष का आया कहाँ है रिजल्ट? हमारे यहाँ दूसरे पक्ष का आप इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जारी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो देखिए, हमारे यहाँ सीटों की संख्या पर बात चल रही थी। एनडीए एक साथ लड़ेगा, एक मुश्त लड़ेगा, 5 दल एक साथ है, और हमारे यहाँ तो माना हुआ नेतृत्व है ना, नरेंद्र मोदी देश में और नीतीश कुमार प्रदेश में। हमारे यहाँ माना हुआ नेतृत्व है, सभी जानते हैं। वहां तो सीट का या नेतृत्व भी नहीं तय हो पा रहा है, 300 वाले तैयार हो रहे हैं, दूल्हा का पता नहीं। हमारे यहाँ तो नीति, नेता, नियत में सब कुछ तय। एनडीए चुनाव के समर के लिए 24 घंटा 365 सब कुछ तय है, लेकिन एक बात देखिए, चुनाव अब वोटिंग में कितना कम समय बचा है, लेकिन इसके बावजूद अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही मामला फंसा है। कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी जीतन राम मांझी, कई लोग जो हैं वो नाराज हो रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता जनता के बीच में 24 घंटा 365 दिन रहते हैं। तो चुनाव हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशल तैयारी करनी है। हमारे लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, 24 घंटा हम सेवा में जनता के लगे हुए हैं। इसी कारण से एनडीए के जब से शासन में बिहार में आप देखेंगे एक प्रो इनकम्बेंसी, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आया है। जनता हमारे साथ है, हम जन जन के बीच में, हम जनता के लोग हैं, जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। हम चुनाव तो रस्म अदायगी भर है, चुनाव में जाना है, जीत कराना है। प्रोफेसर रतन जी, अब जल्दी से सीट जारी कर दीजिए, फिर बीजेपी भी जारी कर दे। पता नहीं आप लोग क्यों लेट कर रहे हैं। हो सकता है कल लिस्ट जारी हो जाए, परसों लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे लिस्ट के जारी होने का इंतजार बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं। वो अपना लिस्ट जारी करें, वो महाबली पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, इतना पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है, तो अपना लिस्ट जारी करें ना। उनको क्या परेशानी हो रही है हमारे पर आपके यहाँ क्या परेशानी है? मेरे यहाँ परेशानी है, छोटी मोटी बात है, वो सब सेटल हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। हमारे यहाँ ऑल इज वेल। वो भी कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल, परेशानी नहीं है। फातमी साहब, जल्दी से फातमी साहब के चलते हैं। आरजेडी के तो खेमे में अपने आप ही अंदरूनी लड़ाई जो है वो आप देखें कि खुल के सोशल मीडिया पे है। कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो, फातमी साहब? हाँ, कौन सी लड़ाई आपको नजर आ रही है? तो दुनिया के सामने आपको नजर नहीं आ रही है, ये कमाल की बात है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, आपकी वहां पे जो फर्स्ट फैमिली आरजेडी की है, उसके बीच में सब कुछ ठीक है। एक मिनट आप सुन ले मेरी बात। तेज प्रताप यादव जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई है। अगर आपको उनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो उस पार्टी से बात करिए। आरजेडी के अंदर जो भी लोग हैं सब संगठित हैं, मजबूत हैं, और सभी लग गए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई भी
आपसी झगड़ा नहीं है। पशुपति सभी- पारस नाराज हैं? सभी लोग। वो आरजेडी के पार्ट तो नहीं है अभी। नहीं, मैं अब- कह रही हूँ अलायंस जो है वहां पे भी समस्या आपके यहाँ क्या है? नहीं, वो इस समय वो सीट हमारे- शेयरिंग को लेकर भी मामला अटका हुआ। मैडम, हमारे अलायंस में अभी लेफ्ट फ्रंट है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं तो मैं 2-3 आंकड़े और दे दूंगा जिससे आपको शायद ये एहसास हो जाए कि अभी वक्त लगेगा। लेकिन तहसीन, एक बड़ा सवाल ये है कि भाई कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी? सवाल ये है क्योंकि आप आरजेडी के साथ मुकाबले में हैं और आरजेडी और आपके बीच कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उस पर क्या लगता है आपको कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी? कांग्रेस मांगेगी 70 ऑड सीट, आरजेडी देगी करीबन 40-45 सीट। देखो, एक चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, हालांकि मैं रख दूँ, मैं हमेशा कांग्रेस को ही वोट देता हूँ और कांग्रेस के सिवा किसी को वोट नहीं दिया। ये थोड़ी बातें जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। ये और कांग्रेस का एक कर्तव्य है। कल मैंने कांग्रेस के सबसे 2-3 बड़े नेताओं से मिला कि आप डिक्लेयर कर दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा। ये कि बीजेपी कर रही है नहीं कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कांग्रेस को कर देना चाहिए क्योंकि चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। अगर ये चुनाव आरजेडी कांग्रेस जीतेगी, बहुत इसका जो परिणाम होगा राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर वो देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस को थोड़ा और गंभीरता से और मेहनत करते चुनाव को लड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं तहसीन कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर कर देना? 100% सीट शेयरिंग के बाद करना चाहिए, 100% नहीं इमीडिएट। तो वो तो कह ही रहे हैं कि तेजस्वी तो कह ही रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वो है। आरजेडी कांग्रेस को भी करना चाहिए। कांग्रेस तो मेरी ये राय है कांग्रेस को एज अ वोटर, मैं उनको वोट करता हूं। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है उससे फायदा होगा। बट ये अलायंस है तो लोग क्या आजकल चेहरे के लिए वोट करते हैं। आप पीके से इत्तेफाक रखो ना रखो, नीतीश जी से रखो ना रखो, आपको चेहरा चाहिए और तेजस्वी चेहरा है तो अलायंस को उनको सपोर्ट करना जरूरी। विजय सर, कहां मामला फंस रहा है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे तेजस्वी चेहरा होंगे? यही तो मुश्किल है, चेहरा रखना चाहिए। तहसीन साहब ने भी कहा, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, तो पर इलेक्शन ही पूरा सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल आपके ठीक बात है कि experience में? तहसीन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। आजकल इलेक्शन पूरा फेस वैल्यू पर हो गया, फेस पर हो गया और इसलिए शायद प्रशांत जी भी है ना थोड़ा सा आगे बढ़ गए क्योंकि उनका एक बड़ा चेहरा है। यहाँ पर तेजस्वी हैं, उधर नीतीश कुमार जी शायद हों, मुझे नहीं पता कि आजकल नीतीश कुमार जी चेहरा है कि नहीं है भारतीय जनता सत्यप्रकाश जी से मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप तो चेहरे की बात कर रहे हैं पर यहाँ पर क्या चेहरा तय है? सत्यप्रकाश जी, यहाँ पे 100% चेहरा तय है। इनकी ये दो लोगों की जो कुटिलतम मुस्कान है ये इनकी हार को दर्शाता है। चलिए उनकी मैं कुटिल मुस्कान को एक छोड़िए, आप लाइन है नाम मेरे बता पास, दीजिए। एक लाइन है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने चेहरा तय किया, क्योंकि चेहरा बहुत दागदार है। तेजस्वी का दामन बहुत दागदार है। पूरा परिवार नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई फैसला आना है, उसका इंतजार भी होगा। उनके पास चेहरे में दम नहीं है तो कैसे राहुल गांधी जी ऐसे चेहरे पर अपना दांव लगा दे? कह रहे हैं उसके बाद एक जवाब बड़े भ्रमणकारी दोनों रहे हैं बिहार में। मैं आपके बीच बोल नहीं रहा था, ठीक है। उन्होंने बोला। और नीतीश जी के बारे में एक राय सब में है, पूरे गठबंधन में है कि नीतीश जी का ही चेहरे पर हम बिहार के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और नीतीश जी ही दोबारा शपथ लेंगे 10वीं बार। जल्दी से मैं सतीश जी के पास जाना चाहूंगी। सतीश के सिंह, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि चेहरा नीतीश जी हैं जेडीयू अलायंस के, एनडीए अलायंस के? देखिए, अभी तहसीन ने कहा कि तहसीन ने कहा कि ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। तो ये पहला इतिहास में लगता है पहली बार हो रहा है कि दोनों गठबंधन का कोई चेहरा नहीं है। अभी तक सीएम का कोई चेहरा नहीं है, घोषित चेहरा नहीं है। छुटभइये नेता इधर उधर बोल जा रहे हैं लेकिन उनका कोई वैल्यू है नहीं। दरअसल मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि ये चर्चा हुई कि कौन आगे कौन पीछे है सीट बंटवारा। ये ऐतिहासिक मौका था महागठबंधन के लिए चुनाव को एक तरफा जीतने का। सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई है, फिर आप बात कंप्लीट कर लीजिएगा। 101 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी और जेडीयू, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो गया है। 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी फैसला जल्द हो जाएगा या आपसे थोड़ी देर में नगमा जी ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारों का ऐलान हो चुका है और अब शायद उम्मीद है कि जो महागठबंधन है वो भी का ऐलान हो चुका है यहाँ पे एनडीए का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू के साथ वो गठबंधन में 101 और 101 सीटों पर लड़े। और देखिए 29 सीटों पर एलजेपी, 6 सीटों पर हम चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी और अहम खबर। 29 सीट एलजेपी को 29 सीटों पर चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हमको मिली हैं 6 सीटें। और बड़ी अहम बात यह है कि ये फाइनल हो गया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल,
ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नगमा जी आज हो रही है अब ये जो है ये तय हो चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, धनंजय गिरी जी। ये तय हो चुका है, ऐलान हो गया है इस वक्त। धनंजय जी, तस्वीर साफ हो गई है, इंतजार खत्म है। अब जो सीटों का कितने पर कौन लड़ेगा ये तो तय है, तो अब मामला क्लियर है बिल्कुल। नहीं तो क्लियर तो पूरी तरह से है। देखिए, चुनाव, मैंने पहले भी आपसे कहा कि चुनाव एक रस्म अदायगी भरे लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इस महापर्व में हम सब शामिल होंगे और बिहार की जनता इस पर बड़े मन से वोट करेगी। बिहार में 20 साल से गंगा के किनारे बसा हुआ शहर पटना है, लेकिन बिहार में पिछले 20 साल से जो विकास की गंगा बही है, जो उत्थान हुआ है बिहार का, और जो हमारे नेता 2025 फिर से नीतीश, हम लोगों ने नारा दे रखा है, हमारे यहाँ नीति तय है, नेता तय है, नियत तय है, सब कुछ क्लियर है। जनता को भी पता है कि क्या करना है। जो नए लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनमें तो आपस में कितनी खींचातान है वो बताने की जरूरत नहीं है। परिवार में खंड खंड है, संगठन में दिक्कत है, कितने तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चलिए सर, अब आपने तैयार, अपने आपकी लिस्ट आ गई तो आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अब तक आप भी ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, ठीक हो जाएंगी, सब बेहतर हो जाएगा। दिक्कत नहीं थी, मैंने क्या कहा, ठीक है, कभी नहीं कहा कि दिक्कत है। शादाब चौहान, ये बताइए, आप लोग खेल बिगाड़ रहे हैं या खेल बना रहे हैं अपना? जी, दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं, अपना खेल बना रहे हैं? नहीं, हम लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे देखिए, हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, और उससे पहले आप देखिए कि ऐलान हो गया। ये बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अहम बैठक है जिसमें जेपी नड्डा, जिसमें अमित शाह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंचे हैं, और ये लंबी बैठक चली है तमाम नेताओं की, उसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि सीटों को लेकर के बंटवारा हो गया। 29 सीट एलजेपी यानी चिराग पासवान कम से कम ये इस मामले में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने जो सीटों की बार्गेनिंग है वो बेहतर तरीके से किया। उन्होंने 40-45 सीट मांग रहे थे, लेकिन 29 सीटों पर बात बनी है। 6 सीटें हमको भी मिली हैं, और बड़ी बात ये देखिए, जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं। विजय सर, ये चिराग पासवान कामयाब रहे। आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी सीईसी बैठक में। जो जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं इनका स्वागत करने के लिए। उसके पहले हमने आपको खबर दी कि यहां पर जो एक बड़ी बैठक हो रही है उससे ये बात तय हो गई है, सीटों का बंटवारा जो है एनडीए के खेमे में वो हो चुका है। 101 सीटों पर जो दो बड़े एलाइज हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं सीईसी बैठक में। चुनाव के लिए एक बड़ी बैठक इस समय बीजेपी की हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आए हैं, और उसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश मौजूद हैं, जो इस बैठक पर नजर रखे हुए हैं। रवीश, ऐलान हो गया है कि कितने पर चुनाव लड़ेगी, 2 दल हैं, और इस वक्त हमने देखा कि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नगमा, क्योंकि सीईसी की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और पहले ही बिहार कोर ग्रुप के जितने भी लीडर हैं वो सब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप सोचिए कि सीईसी के बैठक से ठीक पहले विनोद तावड़े, जो कि संगठन प्रभारी हैं बिहार चुनाव के, उनका ट्वीट आया है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें, जेडीयू को 101 सीटें, और इस पूरे सूची में सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ है, वो हुआ है चिराग पासवान को। वो कुछ हद तक अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं, और उनको 29 सीटें मिल रही हैं, क्योंकि पहले खबर आई थी बीजेपी के ही सूत्रों के हवाले से कि उनको 26 सीटें बीजेपी दे रही है। लेकिन जो इधर 2-3 दिन बातचीत हुई उसमें वो अपनी बात बहुत हद तक मनवाने में कामयाब रहे, और 29 सीटें जो है मिली हैं। इसमें जो हमको 6 सीटें और जो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने में कुछ हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 5 सीट बीजेपी की ओर से ऑफर की गई थी, और ये कहा जा रहा था कि उनको 5 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनको अब 6 सीटें दी गई हैं। यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सीट स्वैपिंग की जो बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे घटक दल हैं जो मजबूत सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हुए हैं, खबर ये भी आई कि 90% विधायकों का टिकट नहीं काटेगा, यानी उनकी सीटें बदली जाएंगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो
विधायक हो, पूर्व विधायक, वो आपको दूसरे जो उनके घटक दल हैं उनके चिन्ह से चुनाव लड़ते हुए दिखे। हो सकता है कि उनके जो घटक दल के उम्मीदवार हों वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान से। चलिए रवि बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। विजय सर, वही सवाल है कि भाई बीजेपी और जेडीयू की सीटें तो कम हो गई ना, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, वो सब तो ज्यादा सीट ले गए। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण था कि ये सारा सीट बंटवारा बीजेपी जेडीयू में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था, वो बराबर था। हालांकि बीजेपी ने एक सीट ज़्यादा ही ले ली है, सत्यप्रकाश जी जानते होंगे, वैसे तो वो बड़े भाई थे, अब बराबर पर तो आ गए ये जुड़वा भाई के तौर पर। अभी तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और ये बार बार मांग हो रही थी कि कम से कम एक सीट तो ज़्यादा दी जाए जेडीयू को, लेकिन अब 101 सीट मिल गई है दोनों को। और हनुमान को तो देखो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हनुमान की चिंता सीट की नहीं थी, झगड़ा था वहाँ पे जेडीयू और चिराग पासवान की सीटों में। जो पिछली बार उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, तो वो सीटें पासवान जी चाहते थे। अब वो सत्यप्रकाश जी ज़्यादा बता सकते हैं कौन कौन सी सीटें जेडीयू वाली चिराग पासवान ने ली है। तो 29 सीट्स उनके पास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है। तो बीजेपी जेडीयू की सीटों में झगड़ा नहीं था, झगड़ा था जेडीयू और चिराग पासवान की सीट पर, और 1-2 सीटों को लेकर जीतन राम मांझी था। तो कुल मिलाकर हो गया अभी। और जब सीईसी की बैठक हो रही है, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जब बीजेपी ने तय कर लिया सीईसी की बैठक हो रही है, इसका मतलब सीटों का बंटवारा पहले हो गया फाइनल। उसी के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। 19 मेंबर्स उसमें है कमेटी में। त्रिवेदी जी, अब इसका पटाक्षेप हो चुका है कि गठबंधन में इतनी सीटें सबके हिस्से आई। ये बात सही है कि गठबंधन में चाहते हैं लोग कि मुझे ये सीट नहीं वो मिले, ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन जितनी सुंदर तरीके से इसको निपटाया गया, अच्छे तरीके से बातचीत के द्वारा एक गठबंधन के फॉर्मूले पर एनडीए पहुंचा, ये स्वागत करने योग्य है। बता देना जरा महागठबंधन को। मैं सत्यप्रकाश जी आपके पास नगमा जी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ये दोनों बड़े खिलखिला के ठठा के हंस रहे थे, चेहरा नहीं है। अरे आप अपने गठबंधन अब तक नहीं लेके आ पाए, हम बिल्कुल परेशान नहीं कि आपकी सीटें नहीं आई, हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे कि पहले आप इस पे सतीश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लाल जी सामने लेकर आइए कौन कितने सीट पे लड़ रहा है, देखिए जरा। सतीश, मैं आपके पास फौरन वापस आ रही हूँ। हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, 1 मिनट रोक रही हूँ आपको, चूंकि उनकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनके पास सीधे चलना चाहती हूँ। शादाब चौहान, मिथिलांचल और सीमांचल, और खास करके सीमांचल जहां पर हमेशा से आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है AIMIM का, क्या उम्मीद है इस बार आपकी? देखिए 11 साल से लगातार हम लोग बिहार की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल हब, IT पार्क और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए एमयू किशनगंज के लिए जो आवाज हमने उठाई है, जो काम किया है। 2020 में हमारे 5 विधायक जीते, 4 विधायक हमारे चोरी कर लिए गए आरजेडी द्वारा। उसके बावजूद भी बिहार की जनता के हित और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हमने गठबंधन के लिए आवेदन किया। एक तरीके से मान लीजिए ओपन लेटर लिखा, हम लोग चाहते थे बंटवारा, लेकिन अहंकार कांग्रेस और आरजेडी का इतना है कि वो हम लोग को 6 सीट देने में उनका समस्या थी, लेकिन इसका जवाब 4 का जवाब हम लोग 24 वोट से 24 सीट से देने वाले हैं। और ये बात स्पष्ट है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, पहले से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये MIM तय करेगी। और रही बात नीतीश जी की, तो ये बात स्पष्ट कर दूं जी, नीतीश जी दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। बीजेपी नीतीश जी के साथ पासवान जी के जरिए बहुत बड़ा खेल कर चुकी है। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जिसको आप कह रहे हैं कि 4 विधायक चोरी कर ले गए, उन्हीं के साथ आप गठबंधन करने जा रहे थे। तहसीन कुछ कह रहे थे आप की बात सुनते मुझे अपना बचपना, शादाब भाई मेरा चांस है, शादाब भाई की बात सुनते मुझे अपना बचपना याद आ गया। वो बचपने में उस कहानी सुनी होगी ना, अंगूर खट्टे, तो पहले कहते कि खुद ही कहते पहले हमको ले लो आपकी टीम में, हमको टीम में खेलना है, फिर टीम में नहीं लिए तो कहते अंगूर खट्टे, हमको तो ये टीम में खेलना ही नहीं था। भाई अगर नहीं खेलना था, हम चोरी थे तो काय लेटर लिखा, काय ओपन लेटर लिखा, काय व्हाट्सएप भेजा, काय गए रेवंत रेड्डी के पास हाथ जोड़ते कि ले लो हमें टीम के अंदर, हमको खेलना है, टीम में खेलना है। अब काय आपने आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा बिहार के अंदर, तो कह रहे आपको टीम में नहीं खेलना। एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना है। मैं लौटती हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ लौटेंगे और उसके पहले एक छोटा सा कमेंट भी लेना चाहते हैं। सतीश जी, आप कहना चाह रहे थे इस पर कुछ, और ये भी कि क्या AIMIM किंग मेकर के रूप में होगी? देखिए वहां पर बाइपोलर चुनाव होते जा रहा है। प्रशांत किशोर आए थे, उछले थे, मीडिया हाइप भी हुआ था। जो मुझे लेटेस्ट जानकारी मिल रही है वो थोड़ा जमीन की तरफ अग्रसर है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी के कमेंट पर, इस जो 101 हुआ है
बराबर के भाई हो गए हैं। पूरी तरह से नीतीश जी की घेराबंदी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व कायम कर रही है। और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं कि 29 इंतजार अरे सुनिए तो, पूरा एक सेकंड बात कंप्लीट कर लेना। हाँ जी। 29 सीट जो चिराग को मिला, इसको मान के रखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ओके ओके ओके, सतीश जी वापस आएंगे, सत्य प्रकाश जी वापस आएंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर के साथ वापस आएंगे, चर्चा भी फिर करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, और बीजेपी और जेडीयू अब 101 सीटों पर लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटों पर चुनाव लड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीट मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी और अहम बात यह है कि कहा जा रहा था कि सांकेतिक तौर पर एक सीट जेडीयू को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन अब ये नहीं हुआ है। 101 और 101 जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर। और ये बहुत दिलचस्प है कि सांकेतिक तौर पर भी एक भी सीट ज्यादा नहीं मिली है, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी हम जानेंगे अपने तमाम विश्लेषकों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उपेंद्र कुशवाहा की सीट 6 सीटों पर लड़ेगी, जितिन राम मांझी भी 6 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। सतीश जी, आप इसके पहले अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, एक तो वो और दूसरे जो सांकेतिक तौर पे भी जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली ज्यादा, उसका क्या मतलब, क्या संकेत? इसका मतलब ये है कि बीजेपी ऊपर बढ़ रही है और जेडीयू नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि नीतीश का चेहरा घोषित नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि अब ये छुपा हुआ चेहरा आगे कर दिए हैं। जब भाई दोनों बराबर हो गए, पहले बड़े भाई छोटे भाई, तो इससे तो आप समझ सकती हैं कि कुछ न कुछ एकता दिखाई जरूर पड़ी है। महागठबंधन पर स्कोर भी इन्होंने पहले किया, सीटों का बंटवारा, ये लोग तो अभी सीट का मंथन ही कर रहे हैं। तो इसमें ये है, पूरी कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और अन्य की मदद से नीतीश जी को का चारों तरफ से घेराबंदी करके किनारे भी लगा सकते। धनंजय गिरि जी, क्या कहेंगे आप? घेराबंदी हो रही है नीतीश जी की, बीजेपी ने घेराबंदी कर ली है। देखिए, हमारे यहाँ सीट का बंटवारा नहीं होता है, सीट का समन्वय होता है कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, आप इतनी सीटें लड़ेंगे। पांचों दल मुट्ठी एक बराबर है। ये आपकी मर्जी है कि आप किस उंगली को गिनना छोटा चाहते हैं, किसको बड़ा चिन्हना चाहते हैं। तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो बड़े भाई छोटे भाई की इक्वेशन जो थी वो तो अब खत्म हो गई और बराबरी का मामला है अब। देखिए, हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हमारे दोनों नेता हैं। नरेंद्र मोदी देश में नेता है, हमारे प्रदेश में नीतीश कुमार। अरे भाई धनंजय गिरि जी, आप महाराष्ट्र में भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की परिस्थिति और अन्य प्रदेश की परिस्थिति दोनों में फर्क है। नीतीश जी हमारे बहुत पुराने अलायंस है, लंबे समय से हमारे साथ है, हमारे नेचुरल एलाई हैं। हम पांचों दल एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अब चुनाव ऐतिहासिक होगा। अब पता नहीं इस वक्त सत्य प्रकाश जी क्या महसूस कर रहे हैं। जी सत्य प्रकाश जी, मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है सतीश जी का ये पूरा का पूरा विश्लेषण, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से कम विधानसभा की सीटें पहली बार भी नीतीश कुमार हमारी पार्टी जीती थी, तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये पहली बार 2005 में भी। पिछली बार नीतीश जी ने कह दिया था 43 सीट जीतने के बाद कि आप लोग बनाइए मुख्यमंत्री किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको मनाती रही और इस पर अड़ी रही कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। तो मैं सतीश कुमार जी के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको शायद याद हो कि 17 सीट हम 2019 की लोकसभा में लड़े, 16-17 सीट पिछली लोकसभा में लड़े। तो ये एक कम एक ज्यादा पर अगर आप सोचते हैं कि नीतीश जी चेहरा नहीं है, तो मैं ये भी बता दूं दूसरा कोई चेहरा नहीं है। चिराग पासवान जी का इंटरव्यू देख लीजिए, अमित शाह जी का इंटरव्यू देख लीजिए, कभी किसी ने नहीं कहा कि नीतीश जी नहीं होंगे। इसका कवायद क्यों सतीश जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उनकी योजना, उनके नेतृत्व, उनकी नीति पर चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और हम बराबर। विजय जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, सतीश जी की बात से आप अग्री कर रहे हैं? कमेंट नहीं करना चाहता, आप इसी में खुश रहिए। नहीं, मैं खुश और विजय सर कुछ कहना चाहते हैं आपके इस विषय। मैं आ रहा हूं रतन जी, एक मिनट। विजय सर देखिए, सत्य प्रकाश जी सतीश जी को नहीं बता रहे, धनंजय जी को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। और ये 101 सीट का तो हो ही गया। एक तो आप याद कीजिए, जैसा अभी पिछले चुनाव का
जिक्र किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने तब पिछले चुनाव में कहा था कि चाहे सीटें कम आए ज़्यादा आए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और सीटों में मैं बता दूं, जो आपके सहयोगी हमारे मित्र रवीश कह रहे थे ना, तो बीजेपी की ये सीटें हैं 110, 101 नहीं है, 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें उसमें चिराग पासवान के पास है, कुछ सीटें जीतन राम मांझी के पास होंगी, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार ही होंगे। तो टोटल बीजेपी की 110 सीटें। ठीक है, ये आपका आकलन आपका सही हो सकता है। रतन जी कुछ कहना चाह रहे थे जरा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे सिंपैथी है जेडीयू के साथ। नहीं आप अपना नहीं, एक सेकंड आ रहा हूँ पॉइंट पे। उनके पास आरएसएस सिर्फ अंग्रेजों के प्रति ईमानदार रहा है, और जिसके कंधे पे चढ़ के जहां भी गया है उसको निगल गया है, डायनासोर पार्टी है। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब को सावधान रहने के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र का हाल आपने देखा, ठाकरे साहब के कंधे पे चढ़ के गए थे, शिवसेना का क्या हाल किया। आपका मुख्यमंत्री आप अभी की बात कीजिए रतन जी, भाई नीतीश कुमार, आप अभी की बात, वो तो कह रहे हैं रामविलास जी की पार्टी का क्या हाल किया आप देख ही रहे हैं। तो कई इंस्टांसेस सामने हैं कि जिनसे मिलते हैं उसको निगल जाते हैं। तो फिर भी लोग उनसे मिल तो रहे हैं ना रतन जी। देखिए अभी तो 101 पे है ना, अब कितना बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाए। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे नेता जो है ना जेडीयू के ऑलरेडी संपर्क में हैं बीजेपी के संपर्क में हैं, इसलिए ये सावधान रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर अब तो इनके यहाँ से तमाम ऐलान हो गया। रतन लाल जी, आपका अब वक्त आ गया कि चेहरा भी और नंबर्स और सीट शेयरिंग में हो जाएगा। जी, मैं आधी लाइन रतन लाल जी की पूरी कर देता हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी डायनासोर पार्टी है, सबको निगल लेती है, वो बिल्कुल ठीक बात है मोटे तौर पर। लेकिन कांग्रेस के साथ भी है कि वो जो भी पार्टी के साथ जाती है वो पार्टी उनको निगल लेती है। मेरे पास एक लाइन है, अभी भी कांग्रेस के पास 100 एमपी है, आपकी सहानुभूति पर एक लाइन है। कभी हम 2014 में 2 सीटें जीते थे ना, अच्छा इतना 19 में फिर भी हमें 16% वोट के कारण हमें 17 सीट दी बीजेपी ने। हमारी ताकत है, हम ताकत के साथ 30 सेकंड और बीजेपी से प्रभावित जेडीयू के बीजेपी तहसीन बोली। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मुझे जेडीयू बीजेपी एलजेपी क्या कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि एमडीए और इंडिया अलायंस से चुनाव जीते, और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ बुनियादी जो चीज़ें उनको सुधारना ज़रूरी है। अब तक अलायंस हो जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ऐतिहासिक चुनाव है। कौन क्या करता है, उसके घर में अगर बिरयानी नहीं बन रही उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे दाल चावल मिल रहा है कि ये बहुत जरूरी है। तो मुझे अपने पे फोकस करना है, अपना स्ट्राइक रेट कैसे बनाओ, अपना क्या हो। और मुझे ये लगता है, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स कांग्रेस ने और विपक्ष ने किया है। कोई जरूरी नहीं था आपको साउथ अमेरिका इस वक्त जाने की। मैं राहुल जी की बात कर रहा हूं, क्यों आप यहां चुनाव कीजिए प्रचार, वो सैम पेट्रोडा लेकर जाते हैं। दूसरी चीज, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, आपने वोट चोरी का इतना बड़ा माहौल बना, और एक्चुअल में माहौल बनाया, कार्यकर्ता सारे आपके उत्साहित थे। अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। आप उस पर अब पूरा फोकस बिहार के अंदर होना चाहिए, पूरा बिहार पे फोकस करो, बिहार को जीतना। पूरा महागठबंधन का ही वोट चोरी करे। नहीं, ऐसे नहीं है, वो कर रहे मेहनत, लेकिन अब उनको बिहार में रहना चाहिए। और एक लास्ट चीज, सत्यप्रकाश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे प्लीज आप में एक लास्ट चीज, जो लोग कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है, जो लोग बैठते वही लोग थे जो हरियाणा में जिम्मेदार थे, महाराष्ट्र में, उन पे कोई वो कीजिए कि कौन कर रहा है, उस पर राहुल गांधी जी की नजर होनी चाहिए। कौन सीटें बांट रहा है, एक ग्रेविटास वाला आदमी होना चाहिए, जो मजबूत आदमी हो। इससे आपके सीटों में कौन सीटें दे रहा है, क्या दे रहा है, टिकटें कैसी जा रही, ये बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। आप देखिए, आपको ये चुनाव अब लोग एक युद्ध की तरह लड़ना होगा जी, तभी आप ये चेंजेस कर पाओगे। विजय सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये गंभीर बात है सीटों में। देखिए, जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें बीजेपी को मिल गए थे 21 कुछ प्रतिशत वोट से, जेडीयू को 18% लगभग मिले थे। तो क्या ये माना जाए कि उसी हिसाब से इन्होंने कहा भाई जब लोकसभा में ये स्थिति थी तो विधानसभा में ये स्थिति रखो कम से कम? नहीं, वो तो है ही, लेकिन और एलजेपी को 6-6.5% लगभग। देखिए, आप समझिए ना कि बीजेपी की जरूरी और मजबूरी है ना नीतीश कुमार जी, इसलिए उनको सीट बराबर देकर भी उनको रखना जरूरी है। खासतौर से विधानसभा के चुनाव में जो पूरा ईबीसी का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनका जो वोट बैंक है वो तो मजबूत ही है, उसमें कहीं जाना नहीं है। तो नीतीश कुमार जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरे गठबंधन के। लेकिन अब फिर से मैं बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये नहीं कहा कि कम सीटें भी आए जेडीयू की, तब भी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाएंगे।
और घेराबंदी उन्होंने जो सतीश जी कह रहे हैं वो ठीक है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 110 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। धनंजय जी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 110 से कम सीटें नहीं हैं। और अब किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे आगे जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तहसीन जी के लिए, तहसीन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कांग्रेस के लिए कि भाई इस तरह से हो रहा है, लेकिन तहसीन जी को समझना चाहिए कि पार्टी में रहना जरूरी है या सच बोलना जरूरी है। पार्टी में नहीं हूँ और कभी नहीं जाऊँ। मैं 1 मिनट के लिए आपको कांग्रेस की बहस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ऑनेस्टली, और मैं चाहता हूँ वो पार्टी जीते, जो लोग रह रहे हैं, और मैं चाहता हूँ वो पार्टी जीते, मैं दिल से चाहता हूँ जीते। जो लोग लेकिन क्या इस वक्त गड़बड़ियां हो रही है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। धनंजय गिरी हम इस पर बात करना चाहते हैं। धनंजय गिरी जी, आपका जवाब भी लूंगी और एक सवाल भी जोड़ दूं इसमें कि अब क्या चुनौतियां हैं। सीट शेयरिंग का मसला तो हो गया, और दूसरे की इस बार एक और स्टार प्रचारक हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ। उनकी सुन रहे डिमांड बहुत हाई है। देखिए जगवा जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई मसला था ही नहीं, और जैसे तहसीन भाई कह रहे हैं कि वो दिल से चाहते हैं तो दिल के आंसुओं में बह जाएंगे, बस 14 नवंबर आ जाने दीजिए। दूसरा, बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता कहे बात ये रोते रोते कंधे उनके छिल गए लालटेन की पालकी ढोते ढोते। और आप देख लीजिएगा कांग्रेस और आरजेडी में शायद कुछ सुरफिटरवल अभी आपको और देखने को मिले, और मजेदार देखने को मिले। और जो तमाम पैनलिस्ट कयास लगा रहे हैं, मैं और जेडीयू के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई दोनों भी इस बात को डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम 110 है कि 120 है, इसकी टक्कर में मत रहिए। 243 हम मिलकर लड़ रहे हैं, 243, और हम जीतेंगे 200 से ऊपर सीटें, और नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये डंके की चोट पर है। और जो लोग कह रहे हैं कि छोटे नेता बड़े नेता, खुद की खबर नहीं खुदा का एड्रेस बता रहे हैं। बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का एड्रेस देते हैं। अरे अपनी पार्टी के हम सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कह रहे हैं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक लोकप्रिय चेहरा है, और उनकी डिमांड अगर है तो वो प्रचार करेंगे। वो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के वर्कर है, पार्टी के नेता है, पार्टी के तमाम नेता, तमाम हमारे बूथ के वर्कर से लेकर के हमारे सबसे बड़े नेता नेशन के नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर सारे लोग चुनाव में समर में उतरते हैं, क्योंकि हम सालों भर जनता के बीच होते हैं, जनता के लोग हैं। कोई 5 पीढ़ियों से दल को एक पार्टी के एक परिवार में लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारे यहाँ आम आदमी, आम कार्यकर्ता उठ करके अपनी जिजीविका के बदौलत पे चाय की केतली लेकर भी देश का नेतृत्व करने आता है। चांदी के चम्मच पर भारी पड़ती है केतली, और जो नीतीश कुमार जी ने भी अपनी जिजीविका से बिहार को हमला। और जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है। जीतन राम मांझी जो दोबारा बोलेंगे फिर उनसे सुनेंगे क्या कुछ कहेंगे, लेकिन सीटों का बंटवारा होगा, 6 सीटें उन्हें मिली हैं। लेकिन सतीश जी, एक बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि इलेक्शन से ठीक पहले सवर्ण जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महादलित आयोग, निषाद आबादी वाले के लिए मछुआरा आयोग, तो जब सब कुछ अच्छा था तो इतने आयोग की जरूरत क्यों थी? अरे भाई, चुनाव में सब कुछ किया जाता है। पूरे 20 साल में कितना पैसा दिया, एक ही बार में 10,000 दे दिया। तो जो कुछ करना वो करते हैं, अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं। महागठबंधन वाले हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो है चिराग को पूरा चढ़ाया कि ज्यादा से ज्यादा मांगो। पिछले बार 43 पे उतारा, इस बार जो है ज्यादा उनको दिलवाया। तो जो एनडीए में जो कुछ करना है, जो रणनीतिकार है वो करते हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर एनडीए जीत के आती है, जो लगता है जीत के आएगी, तो फिर ये निश्चित मानिए कि जेडीयू का भी एक धड़ा भी मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी फुल कंट्रोल में आ गई है। ओके, एक छोटा सा सवाल विजय जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, योगी जी की डिमांड इतनी क्यों हाई है? योगी जी की, और क्या ये योगी वर्सेस ओवैसी टाइप की एक जंग भी वहां पर देखी जाएगी? बिल्कुल देखी जाएगी, और ओवैसी नहीं भी हो तो योगी जी का वोट वहाँ, योगी जी की जो सभाएं हैं वो पोलराइज करेंगी, और उनकी बड़ी डिमांड है। बल्कि वो तो सत्यप्रकाश जी को देखना था कि योगी जी कितना रहते हैं कितना नहीं रहते, लेकिन वो कहा जाता है कि भाई योगी जी कितना जरूरी है बिहार में, ये जरूरी है, वो भी है। लेकिन कहा जाता है भाई खिचड़ी में घी कहीं भी डाले जाता है तो खिचड़ी में ही है। तो वो योगी जी के माध्यम से भी सीटें मिलेंगी एनडीए को, तो उसका बड़ा फायदा होगा। और योगी जी की बड़ी डिमांड भारतीय जनता पार्टी में लगातार बनी हुई है, और जाति की राजनीति को वो इसी तरह से पोलराइज। एक आखिरी कमेंट, महागठबंधन जैसा आपने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस की समस्या ये है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं पर कर कुछ नहीं रहे। सबसे बड़ी चुनौती आपको लग रहा है क्या रहेगी इस वक्त?
कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो इतना बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया, वोटर यात्रा निकाल दिया, ईबीसी के लिए एकदम क्रांतिकारी कदम उठा दिया, ऐसा लगा कि देश में मोदी को हटा ही देंगे, पूरे देश में पूरा छा जाएंगे। और उसी समय जो है राहुल गांधी जो है कटिहार खोजने चल गए, कोलंबिया। लेकिन सर, ये तो इतिहास रहा है कि राजनीतिक यात्राओं से लाभ ही हुआ है। और देखिए कांग्रेस लेकिन कांग्रेस समझती है कि बिहार से बहुत आगे बढ़ जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए था ना। इसीलिए उन्होंने तेजस्वी की अभी रोकना पड़ेगा तहसीन आपको और सतीश आपको भी, क्योंकि हमारे पास इतना ही वक्त है। बिहार चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त के लिए इतना ही। बहुत माफी के साथ, मुझे मालूम है कि बहस खत्म होने वाली नहीं, पर अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।